ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जो सोने में कर देता था, लेकिन स्वाभिमान में कभी नहीं झुका। ये कहानी एक ऐसी रानी की है जिसके सामने अकबर का प्रस्ताव आया, झुको और सुरक्षित रहो। रानी का उत्तर था, जो झुकता है वह पहले ही हार जाता है। ये कहानी है उस युद्ध की जहां एक ओर 10,000 तोपें और बंदूकें थीं और दूसरी ओर 2,000 धनुष बाण। ये कहानी है उस रानी की जो अंतिम युद्ध में अपने प्रिय हाथी पर सवार थी, जिसकी आंख में बाण धंसा, गर्दन से रक्त बहा और फिर भी वह पीछे नहीं हटी। यह सिर्फ रानी दुर्गावती की कहानी नहीं है, यह उस साहस की कहानी है जो इतिहास में हारता है लेकिन स्मृति में अमर हो जाता है। अब आइए शुरुआत उसी जगह से करें जहां यह कहानी जन्म लेती है। 1524 के आसपास कालिंजर के किले में जीवन शांत नहीं था, क्योंकि वह समय उत्तर भारत में सत्ता के बदलते संतुलन का समय था। मंदिर में पूजा समाप्त कर राजा कीर्तिदेव सिंह अभी अपने साथियों सहित लौट ही रहे थे। तभी राजमहल की ओर से संदेश आया कि उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है और दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उसका नाम दुर्गावती रखा गया। दुर्गावती का बचपन महल की कोमलता में नहीं, अनुशासन की कठोरता में पला, क्योंकि कालिंजर की हवा ही ऐसी थी जहां जिम्मेदारी पहले आती थी और खेल बाद में। उन्हें घुड़सवारी खेल की तरह नहीं सिखाई गई। उन्हें बताया गया कि घोड़ा गति नहीं, नियंत्रण सिखाता है। उन्हें तलवार इसीलिए नहीं थमाई गई कि वे डराई, उन्हें इसलिए थमाई गई कि वे निर्णय के समय हाथ न कांपने दें। अब बचपन के उन प्रसंगों पर आइए जिनसे उनका व्यक्तित्व बनता है। उस दिन गांव से आई सूचना साधारण नहीं थी। जंगल का संतुलन टूटा था और एक बाघ भय बनकर मनुष्यों के बीच उतर आया था। यह खबर सुनते ही दुर्गावती ने अनुमति मांगी। पिता का मन डगमगाया, क्योंकि वे जानते थे कि बाघ से सामना उम्र नहीं, धैर्य मांगता है। इसलिए उन्होंने स्वयं शिकार दल का नेतृत्व करने का निश्चय किया और दुर्गावती को साथ रखा, देखने के लिए, सीखने के लिए। गांव के पास मचान खड़ा किया गया। समय सरकता रहा, पर बाघ दिखाई नहीं दिया। दुर्गावती ने कहा कि जो भय गांव तक आ गया हो वह जंगल में कहीं छिपा नहीं रहता, वह पास ही सांस ले रहा होता है। वे नीचे उतरी, बिना हड़बड़ी, बिना प्रदर्शन। तभी जंगल की हवा में एकाएक बदलाव आया। पत्तों की सरसराहट भारी हो गई और उसी घनत्व से बाघ सामने प्रकट हुआ। जहां सांसें रुकती हैं वहां दुर्गावती स्थिर हो जाती है। उनकी दृष्टि ने दूरी नापी, शरीर ने संतुलन साधा और मन ने क्षण को पकड़ा। फिर कोई आवेग नहीं, केवल निर्णय। एक ऐसा निर्णय जो वर्षों के अभ्यास से जन्मा था। वार हुआ, निर्णायक, और बाघ गिरा, और जैसे जंगल ने राहत की सांस ली। पिता और सैनिक पहुंचे और राजा ने केवल शिकार नहीं देखा, उन्होंने उत्तरदायित्व देखा। उन्होंने कहा, आज तुमने यह सिद्ध किया कि तुम निडर हो। अब कथा का वह मोड़ आता है जहां बचपन का शौर्य युवावस्था की राजनीति से टकराता है, क्योंकि विवाह उस समय प्रेम कथा नहीं, राज्य नीति हुआ करता था। राजा कीर्तिदेव सिंह के सामने प्रश्न खड़ा होता है कि बेटी योग्य है पर समय कठिन है, और आसपास के बहुत से राजा बड़े नाम के बावजूद मुगलों के दबाव में झुक चुके हैं। दरबार में प्रस्ताव आते हैं, पर दुर्गावती ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकार करती है जिनमें स्वाभिमान नहीं दिखता, और ये बात पिता को चिंता देती है। दुर्गावती ने गढ़ा राज्य के राजा दलपत शाह के बारे में सुना था कि वह ऐसा शासक है जो दबाव में झुकता नहीं, जो शिकार में भी आगे रहता है और युद्ध में भी, और जो बाहरी शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण को सम्मान का विकल्प नहीं मानता। यही बात दुर्गावती के मन में गहराई से उतर गई, क्योंकि उन्हें आकर्षण नहीं, दृढ़ता चाहिए थी, और ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सत्ता को सुविधा नहीं, उत्तरदायित्व समझे। उधर गढ़ा कटंगा में भी कालिंजर की राजकुमारी का नाम केवल कुल और सौंदर्य से नहीं लिया जा रहा था। वहां यह चर्चा थी कि वह हथियार चलाना जानती है, सीमाओं का निरीक्षण करती है, और सबसे बढ़कर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती। वह नाम की राजकुमारी नहीं, परिस्थितियों को पढ़ने वाली योद्धा है। इस तरह दोनों एक दूसरे से मिले बिना ही एक छवि बना चुके थे। दुर्गा पूजन का उत्सव वह समय बना जब अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक ही स्थान पर एकत्र हुए।
तभी मंदिर की ओर जाते मार्ग पर अचानक हलचल मच गई, जब झाड़ियों से निकलकर एक बाघ लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। भीड़ घबरा गई, रास्ता टूटने लगा और उसी क्षण दुर्गावती ने बिना समय गंवाए स्थिति संभाली। उन्होंने पहले लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया, फिर स्थिर होकर धनुष उठाया और बिना आवेग के बाण छोड़ा। उसी समय दूसरी ओर से दलपत शाह भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी बाघ पर निशाना साधा और दोनों के बाण लगभग एक ही क्षण में लक्ष्य तक पहुंचे। बाघ गिर पड़ा और संकट समाप्त हो गया। दलपत शाह ने आगे बढ़कर देखा, फिर शांत स्वर में कहा कि निर्णायक वार दुर्गावती का था। दुर्गावती ने उसी क्षण समझ लिया कि यह व्यक्ति केवल वीर नहीं, निष्पक्ष भी है। और दलपत शाह ने यह देख लिया कि यह राजकुमारी केवल साहसी नहीं, बल्कि संकट में संतुलित निर्णय लेने वाली शासक है। दुर्गावती ने भी उन्हें परखा। कुछ क्षणों की बातचीत हुई और वह बातचीत किसी भावुकता में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान में डूबी हुई थी। इसके बाद दुर्गावती ने प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने अपनी पसंद को स्पष्ट दिशा दी, लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। पिता के मन में संकोच था, क्योंकि सामाजिक दूरी और दरबारी राजनीति इस संबंध में बाधा बन सकती थी। इसी कारण दलपत शाह ने प्रस्ताव केवल शब्दों में नहीं रखा। वे सम्मान और शक्ति के साथ आए, ताकि यह स्पष्ट रहे कि यह संबंध बराबरी का है, समझौते का नहीं। विवाह के बाद दुर्गावती का जीवन केवल एक नए राज्य में प्रवेश नहीं था, बल्कि एक नई भूमिका की शुरुआत थी। वे अब केवल युद्ध कला में प्रशिक्षित योद्धा नहीं रही, वे शासन की बारीकियों को समझने लगी। कुछ समय बाद उनके जीवन में मातृत्व आया। पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ और इसी के साथ गढ़ाकटंगा के भविष्य की आशा जुड़ गई। लेकिन यह सुख अधिक समय तक स्थिर नहीं रहा। दलपत शाह का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। दरबार की जिम्मेदारियां सीमित होती चली गईं और शासन का भार अनकहे रूप में दुर्गावती की ओर स्थानांतरित होने लगा। अंततः वह दिन आया जब दलपत शाह का निधन हो गया। राज्य शोक में डूबा था और सिंहासन पर बैठने वाला उत्तराधिकारी अभी बालक था। उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन संभाला। यहीं से वह केवल एक रानी नहीं, एक शासक के रूप में सामने आती है। एक ऐसी शासक जिसे इतिहास तलवार की धार से नहीं, बल्कि उसके धैर्य, विवेक और नेतृत्व से याद रखता है। मालवा का शासक बाज बहादुर उस समय केवल एक राजा नहीं था, वह मध्य भारत की राजनीति में बेचैनी और अवसरवाद का चेहरा बन चुका था। उसकी निगाहें हमेशा पड़ोसी राज्यों की कमजोर कड़ियों पर रहती थीं और गोंडवाना का घना भूगोल उसे यही भ्रम देता था कि यह राज्य भीतर से बिखरा हुआ होगा। एक स्त्री के नेतृत्व में चल रहा शासन उसे आसान लक्ष्य प्रतीत हुआ और इसी गलत अनुमान ने युद्ध की नींव रखी। आक्रमण किसी एक दिन में नहीं हुआ। पहले उसके दस्ते सीमावर्ती गांवों तक पहुंचे, लूट की, आग लगाई और भय का वातावरण बनाया। उसका उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं था, पहले प्रतिक्रिया को परखना था। जब ये समाचार रानी दुर्गावती तक पहुंचे तो उन्होंने इसे सामान्य सीमा झड़प मानकर अनदेखा नहीं किया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह शक्ति परीक्षण है। दरबार में रानी ने स्पष्ट आदेश दिया कि खुला युद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि घुड़सवार सेना मैदान में तेज होती है, लेकिन जंगल में दिशा खो देती है। नक्शे फैलाए गए, नदियों, घाटियों और पहाड़ी रास्तों को चिन्हित किया गया और गोंडवाना की भूमि को ही हथियार बना दिया गया। जैसे ही बाज बहादुर की सेना सीमा के भीतर बढ़ी, रास्ते सीधे नहीं रहे, घोड़ों की गति धीमी पड़ी, रसद पीछे छूटने लगी और संकरे मार्गों पर सेना खंडित होने लगी। यहीं से युद्ध का असली स्वरूप सामने आया। रानी ने छोटे छोटे सैन्य दल बनाए। ये दल अचानक जंगल से निकलते, तीरों और भालों से वार करते और शत्रु संभल भी न पाता कि वे फिर पेड़ों की ओट में विलीन हो जाते। न तो स्थायी मोर्चा था, न सीधा सामना, केवल दबाव और अनिश्चितता। दिन बीतते गए। बाज बहादुर की सेना लड़ते लड़ते नहीं, भटकते भटकते थकने लगी। सैनिकों में भय फैलने लगा, क्योंकि वे उस शत्रु से लड़ रहे थे जो दिखाई नहीं देता था, पर हर दिशा से वार करता था। इस युद्ध में गोंडवाना को भी क्षति पहुंची। रानी के एक निकट संबंधी वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ क्षणों के लिए यह व्यक्तिगत आघात था, लेकिन रानी ने अपने दुख को
निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने युद्ध की दिशा नहीं बदली, केवल उसकी तीव्रता बढ़ाई। अंततः बाज बहादुर को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने गलत अनुमान लगाया था। जिस राज्य को वह कमजोर समझ रहा था वह संगठित था, और जिसका नेतृत्व वह हल्का आंक रहा था वह स्पष्ट और दृढ़ था। उसने पीछे हटने का आदेश दिया। यह वापसी केवल सैन्य हार नहीं थी, यह उस भ्रम की हार थी कि शक्ति केवल संख्या से आती है। इस युद्ध के बाद वर्षों तक बाज बहादुर ने गोंडवाना की ओर देखने का साहस नहीं किया। इस विजय ने रानी दुर्गावती को केवल रक्षक नहीं, रणनीतिक शासक के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन यह विराम अल्पकालिक था। उत्तर दिशा से एक और शक्ति उठ रही थी, जिसकी दृष्टि केवल युद्ध नहीं, पूरे भारत की संरचना पर टिकी थी। अकबर स्वयं रानी दुर्गावती से युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने पहले अधीनता का प्रस्ताव भेजा, नाम मात्र कर और मुगल प्रभुत्व स्वीकार करने के बदले आंतरिक शासन की स्वतंत्रता। रानी ने इस प्रस्ताव को भावुकता से नहीं, विवेक से सुना और स्पष्ट उत्तर दिया कि गोंडवाना किसी की अधीनता में नहीं जिएगा। यहीं से युद्ध अवश्य भावी हो गया। इस अभियान का दायित्व अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को सौंपा। आसफ खान संख्या और हथियारों में श्रेष्ठ था, पर जिस भूमि पर वह आया उससे अपरिचित था। रानी दुर्गावती ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मुगलों की सबसे बड़ी शक्ति उनका तोपखाना और आग्नेयास्त्र होंगे। इसलिए उन्होंने खुले मैदान की निर्णायक लड़ाई से बचते हुए जंगलों, पहाड़ियों और नदियों को ही अपनी ढाल बनाया। छोटे छोटे सैन्य दल बनाए गए जो रात में आक्रमण करते और सुबह भूगोल में विलीन हो जाते। मुगल सेना थकने लगी, रसद बाधित हुई और मनोबल गिरता गया। कई दिनों तक यह संघर्ष निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा, क्योंकि रानी मुगलों को खुली लड़ाई का अवसर ही नहीं दे रही थी। लेकिन युद्ध केवल रणनीति से नहीं चलता। नर्रई के पास अचानक भारी वर्षा हुई और नदी में बाढ़ आ गई। इस प्राकृतिक परिवर्तन ने रानी की रणनीति को कमजोर कर दिया और मुगल सेना को खुला क्षेत्र मिल गया। रानी जानती थी कि परिस्थितियां अब उनके पक्ष में नहीं है, पर पीछे हटना राज्य को असुरक्षित छोड़ने जैसा होता। नर्रई का युद्ध असमानता का युद्ध था। एक ओर लगभग 2000 गोंड सैनिक, दूसरी ओर 10,000 से अधिक मुगल सेना। एक ओर तलवार, भाले और धनुष, दूसरी ओर तोपें और बंदूकें। रानी दुर्गावती अंतिम निर्णायक युद्ध में अपने प्रिय युद्ध हाथी सरमन पर सवार होकर उतरी। हाथी पर सवार होकर वे केवल युद्ध नहीं लड़ रही थी, बल्कि पूरी सेना को दिशा दे रही थी। इसी युद्ध दौरान उन्हें कई तीर लगे। एक तीर उनकी आंख में लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह चोट गहरी थी और रक्तस्राव तेज हो गया। एक अन्य तीर गर्दन पर लगने से वे बेहोश हो गईं। होश आने पर उन्हें आभास हुआ कि हार निश्चित है और शत्रु के हाथ पड़ना अपमानजनक होगा। अब उन्हें स्पष्ट हो गया था कि शरीर अधिक देर साथ नहीं देगा। उनके सामने दो विकल्प थे, बंदी बनना या स्वाभिमान की रक्षा करना। रानी दुर्गावती ने वही मार्ग चुना जो उनके पूरे जीवन के अनुरूप था। लेकिन रानी दुर्गावती ने शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने के बजाय मरना बेहतर समझा। उन्होंने अपने हृदय में कटार घोंपकर प्राण त्याग दिए, ताकि उनका शरीर शत्रु के हाथ न लगे। यह उस जीवन की स्वाभाविक परिणति थी जो भय से नहीं, सिद्धांत से संचालित था। आसफी खान ने युद्ध जीत लिया, पर वह जानता था कि उसने केवल एक राज्य को हराया है, उस विचार को नहीं जिसके लिए रानी लड़ी थी। गोंडवाना की प्रजा ने अपनी रानी को आंसुओं से नहीं, गर्व से विदा किया। वीर नारायण बालक थे, पर उनके सामने ऐसा उदाहरण था जो उत्तराधिकार से अधिक उत्तरदायित्व सिखाता था। रानी दुर्गावती का जीवन यहीं समाप्त नहीं होता। उनका प्रभाव युद्धभूमि से आगे तक फैला। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने के साहस का नाम है। और इसी कारण वे केवल गोंडवाना की रानी नहीं, बल्कि मध्य भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बन जाती है। नर्रई की धरती पर गिरी वह अंतिम सांस केवल एक रानी की मृत्यु नहीं थी, वह उस युग का अंत था जहां स्वाभिमान सत्ता से बड़ा माना जाता था। युद्ध समाप्त हुआ, ध्वज बदले गए, किले हाथों से निकल गए, लेकिन गोंडवाना की आत्मा पर कोई मुगल मुहर नहीं लग सकी। गोंडवाना में शोक नहीं मनाया गया, वहां संकल्प लिया गया कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
रानी दुर्गावती का जीवन एक संदेश बन गया। ऐसी महान वीरांगना को शत शत प्रणाम